हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। तो आज की ये दोस्तों हमारी जीके की क्लास नंबर 1 होने वाली है और ये हमारे रेलवे के आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होगी। तो ये आरपीएफ, कांस्टेबल, एसआई, एनटीपीसी, एलपी टेक्नीशियन यानी रेलवे की जितने भी एग्ज़ाम हैं उन सभी के लिए जीके के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है और ये हमारी आज की क्लास नंबर 1 है। इसी तरीके से ये हमारी क्लास चलेगी। चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन से। और इसमें क्वेश्चंस का पैटर्न क्या हुआ कि जो भी प्रीवियस ईयर में आए हुए प्रश्न होंगे वे सभी प्रश्न इसमें रखे जाएंगे जो रेलवे में पूछे गए हैं, और उसके अलावा जो अन्य एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं उन्हें भी हम इसमें शामिल करेंगे। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति आपात स्थिति घोषित कर सकते हैं? तो राष्ट्रपति किस आर्टिकल के तहत आपात स्थिति की यहाँ पर घोषणा कर सकते हैं? अनुच्छेद 352, 225, 356 या 105? तो आर्टिकल 352 ध्यान रखेंगे। आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रपति आपात स्थिति की घोषणा करते हैं 352। और एक ध्यान रखेंगे 356। 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है? तो आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। और एक और ध्यान रखेंगे आर्टिकल 360। ये किससे संबंधित है? तो ये वित्तीय आपात से संबंधित है। किससे? वित्तीय आपात। देखिए ये हमारे प्रश्न, 3 प्रश्न आप ध्यान रखेंगे कि 352 के तहत राष्ट्रपति आपात स्थिति घोषित कर सकते हैं, 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है और 360 के तहत वित्तीय आपात की घोषणा की जाती है। ये आप ध्यान रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न है कि 1951 ईस्वी में संविधान के पहले संशोधन में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो देखिए सबसे पहले ये ध्यान रखेंगे कि संविधान का पहला संशोधन किया गया। कब किया गया था संविधान का पहला संशोधन? 1951 में किया गया था। क्या जोड़ा गया था इसके द्वारा? तो 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। कौन सी अनुसूची? 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। सी राइट आंसर हो जाएगा। तो ये प्रश्न इस तरीके से पूछ सकता है कि 9वीं अनुसूची को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो पहले संशोधन द्वारा जोड़ा गया। ध्यान रखेंगे कब जोड़ा गया? 1951 में जोड़ा गया। इन सभी बातों को ध्यान रखना है। टोटल 12 अनुसूचियाँ हैं संविधान में। यहाँ पर वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं और यदि पूछे मूल संविधान में तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी। ये आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से धीरे धीरे हम सारे अनुसूचियों को भी कवर करेंगे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न है कि बुद्ध के मानव रूप की सबसे प्राचीन प्रतिमाएं किस कला शैली से संबंधित है? तो जो भगवान बुद्ध के मानव रूप की सबसे प्राचीन प्रतिमाएं थी वह किस कला शैली में थी? तो ध्यान रखेंगे वे सभी मथुरा कला शैली में बनी थी। किस शैली में? मथुरा कला शैली में। लेकिन जो वर्तमान की सर्वाधिक है वो किस कला शैली में है? तो वह गांधार शैली में है। यदि प्राचीन पूछे तो मथुरा लगाना है, वरना गांधार शैली लगाना है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, दादाजी कोंडदेव कौन थे? पुरी के पेशवा थे, शिवाजी के गुरु थे या शिवाजी के पिता थे या शिवाजी के मामा थे? तो दादाजी कोंडदेव सबसे पहले तो ये कौन थे? इनके संरक्षक थे। क्या थे ये? संरक्षक थे और इनके गुरु भी थे। ध्यान रखेंगे तो संरक्षक और गुरु दोनों थे। और यदि बात करें इनके आध्यात्मिक गुरु कौन थे तो इनके एक और गुरु थे। कौन थे? रामदास। तो रामदास इनकी क्या थे? आध्यात्मिक गुरु थे। इन्हें भी ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। शिवाजी के गुरु थे दादाजी कोंडदेव और उनके संरक्षक भी थे। ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है, कंपनी के शासन के दौरान किसे बंगाल के उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था? तो कंपनी का जब शासन था तो उसके दौरान बंगाल के जो उच्चतम न्यायालय बना था उसका मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया गया था? तो बंगाल का जो यहाँ पर उच्चतम न्यायालय बना था, तो ध्यान रखेंगे पूछा जाता है किस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बनाया गया था? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बनाया गया था।
कब स्थापना की गई थी? 1774 में। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, 1774 में स्थापना की गई थी। एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीशों को यहाँ पर बनाया गया था। तो एक मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एलिजा इम्पे, ये मुख्य न्यायाधीश थे। तो बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, एलिजा इम्पे। ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न पर चलेंगे। देखिए अगला प्रश्न है कि नदी मुख क्या होता है? बताएंगे नदी मुख क्या होता है। समुद्र में जाने वाली नदी की घाटी जो डेल्टा नहीं बनाती, नदी की घाटी जो डेल्टा और समुद्र को अलग करती है, नदी का रेती से बंध हुआ मुख, भूमि विरुद्ध नदी का मुख। तो एक चीज़ ये ध्यान रखें कि जब नदी यहाँ पर लास्ट छोर पे अपने यानी किसी समुद्र या महासागर से मिलती है तो इसका जो गति होता है वह एकदम धीमा हो जाता है, और यह अपने साथ जो अवसाद बहाकर लाई होती है, मिट्टी कंकड़ जो भी अवसाद होते हैं उन सभी को अपने मुहाने पर क्या करती है? जमा कर देती है। और इस जमा के हिसाब से यहाँ पर क्या होता है? डेल्टा का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? डेल्टा का निर्माण होता है। अब ये जो डेल्टा का निर्माण होता है, अब इस तरीके से नदी ये इस तरीके से बट जाती है अलग अलग हिस्सों में और जाकर समुद्र से मिल जाती है, तो इसे ही क्या कहते हैं? नदी मुख कहा जाता है। तो देखेंगे ऑप्शन नंबर 20 का, नदी की घाटी जो डेल्टा और समुद्र को अलग करती है, यही इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि यहाँ पर जब डेल्टा का निर्माण होता है तो इस नदी का जो भाग है इस तरीके से बट जाता है, अलग अलग हिस्से से जाकर यह समुद्र में मिल जाती है। तो बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे। देखिए अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस तो 1 अगस्त को, 12 दिसंबर, 1 मई या 15 अप्रैल। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और मई के जो अन्य महत्वपूर्ण दिवस है, जैसे 8 मई ध्यान रखेंगे रेड क्रॉस दिवस। रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 8 मई को मनाया जाता है। 12 मई को दोस्तों ध्यान रख लेंगे कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। 21 मई को ध्यान रखेंगे, 21 मई को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस के रूप में मनाया जाता है 21 मई को। 31 मई को ध्यान रखेंगे क्या मनाया जाता है? तंबाकू निषेध दिवस। अंतर्राष्ट्रीय तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है 31 मई को। तो इन सभी मई के महत्वपूर्ण दिवस को आप याद रख लेंगे। इसी तरीके से हम सारे दिवस को कवर करेंगे। अगले प्रश्न पर चलेंगे। देखिए अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को विद्यमान राज्यों की सीमाएं बदलकर नए राज्यों के निर्माण का अधिकार देता है? तो देखिए नए यहाँ पर ध्यान रखेंगे, यहाँ देखेंगे कि विद्यमान राज्यों की सीमाएं बदलकर, यानी जो यहाँ पर राज्य भारत में वर्तमान में हैं, ये आप ध्यान रखेंगे कि 2 और 3 में कन्फ्यूज़न होता है। तो इसे आप ध्यान रखेंगे कि 2 और 3 में क्या कहा गया है। 2 में जो आर्टिकल 2 कहता है कि वह भारत यानी भारत देश के बाहर से जो भी राज्य यानी जो विदेशी राज्य यदि भारत में मिलना चाहे या भारत उनको मिलाएगा तो उनके नाम और उनके यहाँ पर सीमा को जो बदलाव होता है वो आर्टिकल 2 के तहत होता है। लेकिन जो तीसरा है वह तीसरा क्या है कि जो भारत में वर्तमान में राज्य हैं यानी जो भारत के राज्य हैं उनके सीमा में परिवर्तन करना, उनके नाम में बदलाव करना, ये आर्टिकल 3 कहता है। आर्टिकल 2 क्या है? किसी बाहरी राज्य को यानी जो भारत में नहीं है उसको हम मिलाएं, वह आर्टिकल 2 के तहत होता है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कहा है कि विद्यमान राज्य यानी जो भारत में वर्तमान में है यानी भारत में विद्यमान है, भारत में पहले से है, तो यह आर्टिकल 3 के तहत उसके नाम सीमा में परिवर्तन होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए होगा आर्टिकल 3 के तहत। और बी यहाँ पर जो सेकंड है यानी दूसरा आर्टिकल वह या किसी बाहरी राज्य को यदि बाहरी यहाँ पर राज्य को मिलाएं भारत देश में तो उसके लिए है आर्टिकल 2। उम्मीद है आप इसे समझ गए होंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न पीएच शब्द यह दर्शाता है। तो पीएच शब्द क्या दर्शाता है? घोल की अम्लता या क्षारकता, घोल का तापमान, घोल का वाष्पीय दाब या घोल की आयनिक बल।
तो पीएच शब्द क्या दर्शाता है दोस्तों? यह घोल की अम्लता या क्षारकता को दर्शाता है, यानी घोल अम्लीय है या क्षारीय है, यह बताता है पीएच। तो पीएच का यहाँ पर फुल फॉर्म क्या होता है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, ये भी पूछ लिया जाता है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन ध्यान रखेंगे। तो इस पे देखिए 0 से 14 तक अंक होते हैं। तो जो 7 से पहले देखिए 0 से 14 और बीच में यहाँ पर 7 है, यहाँ पर ध्यान रखेंगे, इस तरीके से अंक अंकित होते हैं। तो 7 से यहाँ पर पहले जो होता है वह अम्लीय होता है, और 7 से 14 यानी 7 के बाद और 14 तक जो होता है वह क्षारीय होता है, ये आप ध्यान रखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसने बौद्ध धर्म का समर्थन नहीं किया? तो कौन कौन बौद्ध धर्म का समर्थन किया था और किसने बौद्ध धर्म का समर्थन नहीं किया था, ये बताना है। चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, हर्षवर्धन या फिर कनिष्क ने। तो अशोक, हर्षवर्धन, कनिष्क ये सभी बौद्ध धर्म के समर्थन थे। चंद्रगुप्त मौर्य दोस्तों किसका समर्थन किया था? इसने जैन धर्म का समर्थन, जैन धर्म को मानता था, क्योंकि अंत में इसकी मृत्यु चंद्रगुप्त मौर्य जो कि यहाँ पर मौर्य वंश के संस्थापक थे, इनकी मृत्यु श्रवणबेलगोला में संलेखना विधि से हुई थी। संलेखना विधि जैन धर्म की एक विधि थी, तो उस विधि से इनकी मृत्यु हुई थी, ये ध्यान रखेंगे। तो ये जैन धर्म को मानते थे चंद्रगुप्त मौर्य। और ये किस वंश के संस्थापक थे बताएंगे? तो मौर्य वंश के संस्थापक थे। देखिए अगला प्रश्न है, कारखाना अधिनियम 1881 किसके शासनकाल में पारित किया गया था? तो 1881 में कौन थे उस समय? तो ध्यान रखेंगे दोस्तों 1880 से लेकर 84 तक, 1880 से लेकर 84 तक कौन था उस समय? तो किसका शासनकाल था? तो वह यहाँ पर रिपन का शासनकाल था। किसका था? रिपन का शासनकाल। क्योंकि दोस्तों इसी के काल में जनगणना क्या हुई थी? 10 की हुई थी। 1881 में जनगणना को 10 की बना दिया गया था रिपन के काल में, ध्यान रखेंगे। यानी कि हर 10 वर्ष के बाद जनगणना होगी। तो सबसे पहले जो 10 की जनगणना हुई थी रिपन के काल में, ध्यान रखेंगे। और सबसे पहली जनगणना जो हुई थी वह कब हुई थी? तो 1872 में हुई थी। किसके शासनकाल में? तो मेयो के शासनकाल में 1872 में पहली बार जनगणना हुई थी, मेयो के काल में। यहाँ पर लिख देते हैं। तो मेयो के काल में सबसे पहली जनगणना हुई थी। 1881 में दोस्तों रिपन के काल में 10 की जनगणना हो गई थी। और 1881 में ही रिपन के काल में ही यहाँ पर कारखाना अधिनियम आया था, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे कि यहाँ पर देखिए अनुच्छेद 117 का संबंध किससे है? अनुच्छेद 117 का संबंध किससे है? धन विधेयक से, वित्त विधेयक से, अनुदान विधेयक से या फिर विनियोग विधेयक से? तो अनुच्छेद 117 दोस्तों धन विधेयक से संबंधित है। तो धन विधेयक, अनुच्छेद 117 क्या कहता है कि धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत की जाएगी। ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन दे दिया जाता है कि लोकसभा या राज्यसभा में किस में प्रस्तुत की जा सकती है, लोकसभा, राज्यसभा, तो इन दोनों में इस तरीके से। तो आप ध्यान रखेंगे धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत की जा सकती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा कि 117 क्या है? धन विधेयक से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि पितृदूरा सजावट पद्धति किसके राज्यकाल में अधिक जनप्रिय हुई? जो पितृदूरा सजावट पद्धति, ये कैसी पद्धति थी? ये संगमरमर के यहाँ पर बीच में यहाँ पर दोस्तों सजावट की जाती थी, उससे संबंधित है ये। तो ये किसके काल में अधिक जनप्रिय हुई थी? तो ध्यान रखेंगे कि जब इसकी शुरुआत पूछे, यानी कब प्रचलित हुई थी, तो यह जहांगीर के शासनकाल में, यानी शुरुआत जो इसकी हुई जहांगीर के शासनकाल में हुई थी। लेकिन जो अधिक जनप्रिय, अधिक प्रचलित हुई वह शाहजहां के काल में हुई थी। तो बी यहाँ पर यह राइट आंसर हो जाएगा। अधिक जनप्रिय पूछे तो शाहजहां के काल में, और यदि इसकी उत्पत्ति या इसका शुरुआत किसके शासनकाल में हुआ तो जहांगीर के काल में। ये दोनों याद रखेंगे। अगला प्रश्न है फोबोस और डेमोस किसके दो उपग्रह हैं? बताएंगे फोबोस और डिमोस किसके दो उपग्रह हैं? तो ध्यान रखेंगे दोस्तों फोबोस और डिमोस मंगल ग्रह के दो उपग्रह हैं। तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है, इसको भी ध्यान रख लेंगे। और सबसे बड़ा ग्रह यहाँ पर उपग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा उपग्रह तो बृहस्पति का है, ज्ञानामीड। बृहस्पति ग्रह का उपग्रह है ज्ञानामीड, यह सबसे बड़ा उपग्रह है। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न, परमाणु जिनकी परमाणुवीय संख्या एक जैसी होती है लेकिन अलग अलग द्रव्यमान संख्या होती है उन्हें कहते हैं।
तो परमाणुवीय संख्या यानी परमाणु क्रमांक समान हो और द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है तो उन्हें हम समस्थानिक कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी। जिनकी परमाणु क्रमांक समान हो, द्रव्यमान भिन्न भिन्न हो, उन्हें हम समस्थानिक कहते हैं। और इसी का उल्टा क्या होता है, समभारिक होता है, यानी जिसका क्रमांक अलग अलग हो और द्रव्यमान समान हो उसे हम समभारिक कहते हैं। ये दोनों एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, ध्यान रखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है कि नाटो की स्थापना किस वर्ष हुई। तो याद रखेंगे दोस्तों, नाटो की स्थापना कब हुई थी। तो नाटो की स्थापना कब हुई, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म याद रखेंगे। मुख्यालय इसका ब्रुसेल्स बेल्जियम में है और 4 अप्रैल 1949 में इसकी स्थापना होती है। मुख्यालय कहाँ पर है, ब्रुसेल्स बेल्जियम में। और इसके सदस्य देश कितने हैं, 32 सदस्य देश हैं। 32वां सदस्य देश कौन सा है, नवीनतम जो है 32वां, वह स्वीडन देश है, ध्यान रखेंगे। तो 1949 में इसकी स्थापना होती है, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हीरा चमकीला दिखाई पड़ता है क्योंकि, हीरा चमकीला क्यों दिखाई पड़ता है। तो हीरा जो चमकीला दिखाई पड़ता है वह संपूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है तब हीरा यहाँ पर चमकीला दिखाई पड़ता है। देखिए अगला प्रश्न है, सामूगढ़ के युद्ध में औरंगजेब ने किसे हराया था। तो जो सामूगढ़ का युद्ध हुआ था उसमें औरंगजेब ने किसे हराया था, शाहजहां को, मुराद को, दारा सिकोह को या शाह शुजा को। तो सामूगढ़ के युद्ध में दोस्तों औरंगजेब ने दारा सिकोह को हराया था, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, दारा सिकोह को हराया था। मगध के राजा बिंबिसार किस वंश से संबंधित थे। मगध के जो राजा बिंबिसार हैं वह किस वंश से संबंधित थे, शिशुनाग वंश, लिच्छवी कुल, हर्यक वंश या फिर नंद वंश। तो बिंबिसार हर्यक वंश से संबंधित थे, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय खेल प्राधिकरण SAI की स्थापना कब हुई थी। तो जो भारतीय खेल प्राधिकरण दोस्तों हैं इसकी स्थापना 1984 में होती है। कहाँ पर इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों, 1984 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मुख्यालय ध्यान रख लेंगे इसका नई दिल्ली में है। मुख्यालय कहाँ पर है, नई दिल्ली में। तो भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना 1984 में हुई थी, मुख्यालय कहाँ पर है, नई दिल्ली में है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1873 ईस्वी में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा स्थापित और संपादित की गई बंगाली मासिक पत्रिका का नाम क्या था। तो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा जो दोस्तों मासिक पत्रिका का नाम क्या था, संपादित की गई थी, उसका नाम बंग दर्शन, ध्यान रखेंगे ये बंग दर्शन है, बंग दर्शन उसका नाम था, ये राइट आंसर हो जाएगा। बंगदूत किसकी पत्रिका थी, तो ध्यान रखेंगे राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय की पत्रिका कौन थी, तो राजा राम मोहन राय की पत्रिका दोस्तों बंगदूत थी, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा ग्रह पूर्व से पश्चिम दिशा में दक्षिणावर्त सूर्य भ्रमण करता है। तो 2 ग्रह ऐसे हैं जो दक्षिणावर्त भ्रमण करते हैं, सूर्य का चक्कर लगाते हैं दक्षिणावर्त, बाकी सभी ग्रह वामावर्त चक्कर लगाते हैं। तो ये पूर्व से पश्चिम चक्कर लगाते हैं, पूर्व से पश्चिम दक्षिणावर्त, बाकी सभी पश्चिम से पूर्व वामावर्त लगाते हैं। तो कौन कौन से वो 2 ग्रह हैं, तो एक तो शुक्र है, एक कौन सा है, एक शुक्र है, और दूसरा कौन सा है, दूसरा दोस्तों अरुण है, दूसरा अरुण यानी यूरेनस है। तो यहाँ पर शुक्र इसमें नहीं है, तो यूरेनस इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि भारत का सबसे लंबा समुद्र तट कहाँ स्थित है। भारत का सबसे लंबा जो समुद्र तट है वह कहाँ स्थित है, तूतीकोरिन, मंगलुरु, चेन्नई या मुंबई में। तो भारत का सबसे लंबा समुद्र तट दोस्तों चेन्नई में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, चेन्नई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फास्जिन का रासायनिक नाम है। जो फास्जिन होता है इसका रासायनिक नाम क्या है, ये सभी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। फास्जिन का रासायनिक नाम दोस्तों कार्बोनिल क्लोराइड है, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कार्बोनिल क्लोराइड। इसका सूत्र होता है COCl2, कार्बोनिल क्लोराइड COCl2, जिसे फास्जिन के नाम से भी जाना जाता है, बी राइट आंसर हो जाएगा।
तो ये दोस्तों हमारे 25 क्वेश्चंस थे और ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएंगे। तो ये हमारी डेली क्लास चलेगी, तो कमेंट में ज़रूर लिखेंगे क्लास कैसी लगी, क्वेश्चंस आपको कैसे लगे, समझ में आए या नहीं, कमेंट में ज़रूर लिखेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।